development of monocot एम्ब्रायो। क्या अंतर है दोनों में? पहले हम लोग यहाँ पर एक अंतर का ये भी कर लेते हैं, डाइकॉट एम्ब्रायो और मोनोकॉट एम्ब्रायो में क्या है। इसी से हम लोग समझ लेंगे ये डिफरेंसेस बिटवीन डाइकॉट एंड मोनोकॉट एम्ब्रायो। डाइकॉट और मोनोकॉट एम्ब्रायो में अगर 4-5 या 3-4 अंतर हम बता देंगे, तुम समझ जाओगे कि यस सर मोनोकॉट भी सीख गए। तो ये डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट ऑफ एम्ब्रायो अपने आप समाप्त हो जाएगा। इसलिए तो एक साइड हम लोग चलते हैं डाइकॉट एम्ब्रायो और एक साइड मोनोकॉट एम्ब्रायो। डाइकॉट और मोनोकॉट एम्ब्रायो। अब हम थोड़ा सा आपको लिए चलते हैं यहाँ पर मोनोकॉट एम्ब्रायो का डायग्राम कैसा होता है वो मैं आपको ले चलता हूँ। थोड़ा एक पेज और हम ढूंढ लेते हैं। मोनोकॉट एम्ब्रायो का डायग्राम कैसा होगा मैं अपने हाथ से बना के एक बार दिखाता हूँ, देन आफ्टर आपका किताब में जो बना हुआ है एनसीईआरटी में वो फिगर भी दिखाता हूँ। मोनोकॉट एम्ब्रायो का अगर मुझे डायग्राम बनाने का मौका मिलेगा तो मैं ऐसे बनाऊंगा। This is the monocot embryo. मित्रों इसके बाद यहां पर क्या है, ये प्लूम्यूल, लिफ प्राइमोर्डिया और ये प्लूम्यूल क्या, प्लूम्यूल का ढक्कन। ये क्या है, रेडिकल, ये रूट कैप और ये क्या है, ये क्या है, रेडिकल और रूट कैप का ढक्कन। क्या ढक्कन ऐसा बताओ, टेंशन नहीं। सबसे पहली बात इसका लाइन जानो, ये क्या है, ये छोटा सा क्या है, इसका नाम है इपीब्लास्ट। इसका नाम क्या है, यही एक कॉटिल्डन है, यही सिंगल कॉटिल्डन नाम होता है मोनोकॉटिल्डनस सीड, यानी जहां पर एक ही कॉटिल्डन, यही एक ही कॉटिल्डन है, इसका नाम है कॉटिल्डन। और इस कॉटिल्डन को हम लोग प्यार से क्या कहते हैं, एस्क्यूटेलम। इस कॉटिल्डन को प्यार से एस्क्यूटेलम कहते हैं, इसे इपीब्लास्ट कहते हैं। दिस इज द प्लूम्यूल, दिस इज द प्लूम्यूल और दिस इज द टिश्यू, दिस इज द टिश्यू व्हिच कवर्स द प्लूम्यूल। प्लूम्यूल को कवर करके कोई रखता है, ऐसे टिश्यू को, ऐसे कवरिंग टिश्यू को हम लोग क्या कहते हैं, पोलियोटाइल। इसे पोलियोटाइल कहते हैं, इसे प्लूम्यूल कहते हैं। ये जो है ये रेडिकल है जिससे रूट निकलेगा, रेडिकल के बाद ये रूट कैप है जिसे आप कैलिप्टा कहते हो। और ये क्या है, ये क्या है, रेडिकल और रूट कैप का कवरिंग, और इस कवरिंग को हम लोग क्या कहते हैं, पोलियोराइजा। पोलियोराइजा यानी बेटा यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक ये क्या है, एम्ब्रायनल एक्सिस है, एम्ब्रायनल एक्सिस है। मित्रों ये जो इपीब्लास्ट है ये क्या है, ये कभी एक कॉटिल्डन हुआ करता था। मान के चलो ये डाइकॉट, मान के चलो ये एम्ब्रायो कैसा था, डाइकॉट। तो कैसा सीन होता, कैसा सीन होता, सबसे पहले आप लोग यहां चलो, मैंने आपको एक डाइकॉट का फोटो कैसा बनाया था, डाइकॉट एम्ब्रायो का डायग्राम कैसा बनाया। ये क्या है,
रूट कैप, ये क्या है रेडिकिल, ये क्या है प्लूम्यूल, ये क्या है इपिकोटाइल, ये क्या है हाइपोकोटाइल, और आपने ऐसे बनाया। सब याद आ रहा होगा, कल आप पढ़े हो। यानी एक कोटिल्डन ये भी सीखना होगा। कोई आदमी बोल दे कि एक डाइकॉट एम्ब्रायो का डायग्राम बताइए, तो यू हैव टू स्केच लाइक दिस, आपको इसी तरफ से बनाना है। एक कोटिल्डन एक कोटिल्डन दोनों कोटिल्डन को जोड़ने वाला स्ट्रक्चर, इस पूरे का नाम क्या है? अगर इसको हम तत्काल ऐसे पीला से रंग दें तो इस पूरे पीला वाला पार्ट का नाम क्या है? एम्ब्रायोनल एक्सिस। एम्ब्रायोनल एक्सिस, और इस एम्ब्रायोनल एक्सिस के कौन कौन से पार्ट होते हैं? ऊपर वाले पार्ट को प्लूम्यूल, नीचे वाले पार्ट को रेडिकिल, इसको कोटिल्डनरी नोड जहां पर दोनों सटा हुआ है, इसे इपिकोटाइल, इसे हाइपोकोटाइल। जरा गौर करो, ये दोनों कोटिल्डन ऐसे कर्व हो गया, दोनों कोटिल्डन कर्व हो गया, झुक गया, ऐसे कर्व हो गया, झुक गया। हम चाहते हैं, अब देखो इसको हम थोड़ा ऐसे कर दें, छोटा सा फिगर बनाते हैं। अगर मान लो इसको हम ऐसे बना दें, इसको भी उठा दिए, अब इसको बोले तुम भी उठ जाओ, दोनों को उठा दिए, गौर कीजिए, दोनों को उठा दिए, सीधा कर दिए। हम बोले ऐसे मत हो, सीधा हो जा, सीधा हो। अब क्या हुआ? ये दोनों यहां सटा हुआ है, तो इसको बोलेंगे कोटिल्डनरी नोड, कल बताए भी थे। ऊपर वाले एरिया को प्लूम्यूल, नीचे वाले को रेडिकिल, रेडिकिल के बाद एक ढक्कन होता है, इसको बोलते हैं रूट कैप, या इसको बोलते हैं कैलिप्ट्रा। उसके बाद इसका नाम इपिकोटाइल, इसका नाम हाइपोकोटाइल। तो मान के चलो इवोल्यूशन तो हर जगह है, कभी हम भी बंदर हुआ करते थे, आज इंसान बंदर से इंसान कैसे बना होगा? कभी हम लोग भी जिस तरह आज गाय बैल बकरी घास फूस खाती है, हम लोग भी कभी चौपाया जानवर थे, ऐसे झुक के चला करते थे, चारों पैर पर चला करते थे, ऐसे हम लोग खड़े नहीं थे पहले, बाद में धीरे धीरे खड़े हुए। हम लोग भी जानवरों, उस एनिमल की तरह हम लोग भी घास खाया करते थे। जब हम लोग, तो जो भी एनिमल धरती पर घास खाया करते हैं, उसमें क्या होता है आप लोग को पता है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में एक बिग डिफरेंस क्या है? कि प्लांट सेल के चारों तरफ सेल वॉल होते हैं। सेल वॉल किसके बने होते हैं? मेनली ग्लूकोज के बने होते हैं। तो जब आप घास खाते हो, इसका मतलब प्लांट सेल खा रहे हो, प्लांट सेल खा रहे हो मतलब सेलुलोज खा रहे हो, तो सेलुलोज को भी पचाना होगा। तो गाय बैल बकरी क्या करते हैं? उस सेलुलोज को पचा देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं। डाइजेस्ट कैसे होता होगा? तो ऐसे हर्बीवोर्स, इसको बोलते हैं हर्बीवोर्स, ऐसे एनिमल को जो शाक वगैरह खाते हैं, पेड़ पौधे खाते हैं, तो हर्बीवोर्स के पेट में जो उसका इंटेस्टाइन है, एलिमेंट्री कैनाल है, उसमें एक अपेंडिक्स होता है, और उस अपेंडिक्स हम लोग के भी पास है, लेकिन हम लोग के पास अपेंडिक्स का साइज कितना बड़ा? इतना बड़ा, डेवलप्ड नहीं है, छोटा सा है, रूडिमेंट्री है। रूडिमेंट्री का हिंदी क्या होता है? ध्यान से, रूडिमेंट्री को हम लोग बोलते हैं रेमिनेंट। रेमिनेंट और रेसिडुअल, तीनों का मतलब लगभग सेम हुआ, बचा खुचा, एकदम छोटा पार्ट। तो जब हम लोग भी घास खाया करते थे, उस समय हम लोग के पेट में भी एलिमेंट्री कैनाल में, आहार नाल में इतने इतने बड़े अपेंडिक्स थे। लेकिन अब हम लोग घास पास खाते नहीं है, अपेंडिक्स का कोई जरूरत नहीं पड़ता है। हम लोग में सेलुलोज को पचाने वाले एंजाइम्स नहीं है। आखिर गाय बैल बकरी में सेलुलोज कैसे पचता होगा? क्योंकि उसके अपेंडिक्स में सिम्बायोन्ट्स रहते हैं। सिम्बायोन्ट्स कहे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या लाभ मिलता है?
तो उस अपेंडिक्स में बैठ करके आराम से खाना भी खा लेता है। और गाय भैंस को क्या लाभ मिला, तो उस सिम्बायोंट से, उस बैक्टीरिया से क्या मिलता है उसको, एंजाइम। कौन एंजाइम, सेलुलोज को पचाने वाला एंजाइम, और इस तरह से सेलुलोज पच जाता है। तो गाय भैंस को उस माइक्रोब से लाभ है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लाभ है, और माइक्रोब्स को भी उस गाय भैंस से लाभ है। तो दोनों के बीच के संबंध को सिम्बायोसिस कहते हैं। इसीलिए उस जीव को सिम्बायोंट कहते हैं, जो उसके अपेंडिक्स में रहता है और उसके सेलुलोज को पचाता है। लेकिन चूंकि हम लोग घास तो खाते नहीं है, तो हम लोगों में ऐसे सिम्बायोंट्स जनरली नहीं होते हैं और सेलुलोज नहीं पचते। इसीलिए हम लोगों में अपेंडिक्स सिकुड़ करके इतना छोटा हो गया। कभी कभी उसमें दर्द उठता है, ऑपरेशन करके हम लोग फेंक देते हैं, कोई काम है ही नहीं उसका। आजकल हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई एप्पल का छिलका खाते हैं, एप्पल का छिलका, तो वो भी लेट्रिन से यानी स्टूल से बाहर निकल, बिना पचे बाहर निकल, क्योंकि उसमें छिलका में क्या था, सेलुलोज था, उसको नहीं पचा पाए। अमरूद का सीड खाते हैं, नहीं पचता, वो भी स्टूल से बाहर। अगर इस तरह से कोई भी चीज, अगर आलू का छिलका खा लिए, वो भी स्टूल से बाहर, क्योंकि उसमें सेलुलोज है, वो पचते नहीं है। तो क्या हुआ, जैसे इवोल्यूशन हुआ, इवोल्यूशन के दौर में हम लोग का अपेंडिक्स इतना छोटा बन के रह गया, उसका कोई काम नहीं। उसी तरह से ऐसा लगता है कि ये भी कभी क्या हुआ करता था, एक कोटिल्डन हुआ करता था, ये भी कभी कोटिल्डन था, जो धीरे धीरे करते दो कोटिल्डन की आवश्यकता नहीं समझा होगा कि यार कोटिल्डन क्या है, जिसके अंदर खाना जमा हो, तो सोचता होगा एक ही कोटिल्डन एनफ है। इसीलिए एक कोटिल्डन धीरे धीरे क्या हो गया, इवोल्यूशन की दौर में छोटा हो गया, और उसी का नाम ब्लास्ट हो गया। जैसे हम लोगों में क्या हुआ, अपेंडिक्स छोटा बन के रह गया। तो कभी ये भी ऐसा ही था, देखो एक कोटिल्डन, दो कोटिल्डन, लेकिन अब ये कोटिल्डन क्या हुआ, धीरे धीरे रिड्यूस हो गया। रिड्यूस मैंने साइज में छोटा हो गया, और उसका नाम क्या हुआ, ब्लास्ट। इसको बोलते हैं रुडिमेंट्री कोटिल्डन। ये रुडिमेंट्री कोटिल्डन है, बचा खुचा कोटिल्डन है। रेमिनेंट वही उसका वही हिंदी हुआ, इसका वही। जैसे हम लोग बोलते हैं मेल में, क्या मेल में ब्रेस्ट नहीं होते क्या, यस, हम लोगों यानी मेल में भी ब्रेस्ट होते हैं, लेकिन ब्रेस्ट बहुत अनडेवलप्ड, छोटा, अनडेवलप्ड, रुडिमेंट्री, उसको बोलते हैं रुडिमेंट्री पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट, क्योंकि उसका कोई काम नहीं रह गया मेल में ब्रेस्ट का, लेकिन फीमेल में वेल डेवलप। तो मेरे मित्रों, उसी तरह से ये इपिब्लास्ट कभी कोटिल्डन हुआ करता था, अब वो कोटिल्डन नहीं है। रेमिनेंट ऑफ इपिब्लास्ट क्या है, इट इज रेमिनेंट ऑफ, रेमिनेंट मतलब बचा खुचा, रेमिनेंट ऑफ कोटिल्डन। और इस तरह से मित्रों, इस मोनोकॉट में कितने कोटिल्डन है, सिर्फ एक बचा, मात्र इस साइड में, जो लैटरल साइड, और इसका नाम रखा गया, क्योंकि एक ही बचा था, प्यार से इसका नाम क्या रखा गया, एस्क्यूटेलम। इसका नाम क्या रखा गया, एस्क्यूटेलम। खास करके ग्रासेस फैमिली में, ग्रासेस फैमिली के जितने भी मोनोकॉट प्लांट होते हैं, मोनोकॉट सीड होते हैं, उसके कोटिल्डन को एस्क्यूटेलम कहते हैं। वैसे आप एक बात जनरली याद कर सकते हो कि मोनोकॉट के कोटिल्डन को क्या कहते हैं, मोनोकॉट के कोटिल्डन को क्या कहते हैं, एस्क्यूटेलम कहते हैं। चलो ये आपको याद हो, यही था, ठीक है। बाकी ये बीच वाला पोर्शन क्या है, एम्ब्रायनल एक्सिस, और एम्ब्रायनल एक्सिस के पार्ट को क्या बोलते हैं, प्लूम्यूल। और प्लूम्यूल के कवरिंग को, प्लूम्यूल को कोई कवर करके रखे हुए, प्लूम्यूल को, आवाज कम करो, प्लूम्यूल को कोई कवर करके रखे हुए, और उस कवरिंग का नाम है कोलियोप्टाइड। दिस इज द क्वेश्चन फॉर द नीट, दिस इज द क्वेश्चन फॉर द नीट, दिस इज द क्वेश्चन फॉर नीट। 1 2 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, ये भी बन सकता है क्वेश्चन, क्वेश्चन तो कहीं से भी राइज हो सकता है। मित्रों, ये क्या था, एम्ब्रायनल एक्सिस। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूं, रेडिकल के बाद रूट क्या है, रेडिकल से क्या निकलता है, रूट। उस रूट की रक्षा के लिए क्या है, रूट क्या है, और इस दोनों को कौन ढके हुए है, कौन टिश्यू, उस टिश्यू का नाम कोलियोराइजा। एग्जामिनेशन में कोलियोराइजा और कोलियोप्टाइड दोनों में कंफ्यूज कर सकते हो,
एग्जामिनेशन में दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है, तो कैसे सॉल्व होगा? तो मैं आपको एक ट्रिक देता हूं कि रेडकिल को ढकने वाले को कोलियोराइजा और प्लूम्यूल को ढकने वाले को कोलियोप्टाइल। क्यों ऐसे? इसके स्पेलिंग में आर है, कोलियोराइजा आर, रेडकिल के स्पेलिंग में आर है, हो गया, यही ट्रिक है। रेडकिल के स्पेलिंग में आर है, कोलियोराइजा के स्पेलिंग में आर है, तो कोलियोराइजा इज द कवरिंग या इट इज द शीथ ऑफ रेडकिल एंड रूट कैप। कोलियोप्टाइल के स्पेलिंग में पी है, प्लूम्यूल के स्पेलिंग में पी है। कोलियोप्टाइल इज द कवरिंग और शीथ ऑफ प्लूम्यूल। मेरी बात समझ में आई? ओके। ये छोटा सा क्या बना है ये बगल में, इसको बोलते हैं लिफ प्राइमोडिया। सर ये क्या बोल दिए बीच में? लिफ प्राइमोडिया का मतलब होता है एक ऐसा स्ट्रक्चर जहां से लिफ बनता हो, एक ऐसा स्ट्रक्चर जहां से लिफ पत्तियां बनते हो, वो भी बगल में एक छोटा सा होता है। सोचो ईश्वर ने इम्ब्रायो में हर चीज का सेटिंग गेटिंग कर दिया, तुम क्या बनाओगे, तुम क्या बनाओगे। ये लिफ प्राइमोडिया है, अगर आपको याद हो सके तो याद कर लीजिए। लिफ प्राइमोडिया यानी दिस इज द प्लूम्यूल एंड दिस इज द लिफ प्राइमोडिया। मित्रों यही था एम्ब्रायो ऑफ मोनोकॉट। एम्ब्रायो ऑफ मोनोकॉट का स्ट्रक्चर स्क्यूटेलम और ये एम्ब्रायोनल एक्सिस है। अब चलिए मैं आपको बैक ले चलता हूं कि दोनों में अंतर क्या है। मोनोकॉट एम्ब्रायो के बारे में आपने देख लिया, फोटो देख लिया, डायग्राम देख लिया, एग्जाम में आएगा क्वेश्चन बना दीजिए। लेकिन मोनोकॉट और डाइकॉट एम्ब्रायो में क्या अंतर है? सर आपने डाइकॉट एम्ब्रायो के बारे में बताया कैसे कैसे बनता है। एक जाइगोट एक सेल का था, जाइगोट एक सेल का था, उसमें कैसे पहला बार ट्रांसवर्स माइटोसिस हुआ, माइक्रोपाइलर सेल की तरफ बड़ा सेल बना जिसका नाम सस्पेंसर या बेसल सेल था। याद आया? ऐसे करके कुछ याद आया? मैं जस्ट आपको ले चलता हूं। आप लोग को पता था ये इंडोडर्मिस है, उसके अंदर एक सेल जाइगोट, ये माइक्रोपाइलर इन, ये चलागल इन, ये जाइगोट एक सेल का पहला माइटोसिस कैसा हुआ, ट्रांसवर्स, और माइक्रोपाइलर साइड में जो सेल बनेगा वो सेल बड़ा, और जो चलागल साइड में जो सेल बनेगा वो छोटा। मैंने ट्रिक बताया था, सी से चलागा, सी से छोटा। ये हुआ माइक्रोपाइलर इन, ये जब ये छोटा है तो ये बड़ा है, इसका नाम सस्पेंसर सेल या बेसल सेल, इसका नाम एम्ब्रायनल सेल या टर्मिनल सेल। ट्रिक क्या बताए थे? ईटीसी। यानी यहां आपको ट्रिक क्या बताए थे? देखिए यहां भी एक चित्र होगा, मैं खोल रहा हूं। ईटीसी एम्ब्रायनल सेल, टर्मिनल सेल, और इसका ट्रिक क्या था? एमबीबीएस। एम माने माइक्रोपाइलर, बी माने बेसल, सस्पेंसर, ई माने एम्ब्रायनल, टी माने एम्ब्रायनल सेल का दूसरा नाम टर्मिनल सेल्स, और सी माने क्या? चलागा। ये बताए थे ट्रिक। मित्रों यहां भी दो सेल बनते हैं, यानी अभी जो मैं मोनोकॉट की बात कर रहा हूं, यहां भी जाइगोट से दो सेल बनते हैं, ऊपर वाले का नाम एम्ब्रायनल और टर्मिनल सेल, नीचे वाले का नाम सस्पेंसर या बेसल सेल। यहां भी अभी तक सेम है। अब इसके बाद कहानी बदल जाती है। इसके बाद आप लोग कहानी ऐसे पढ़े थे, अगर ये डाइकॉट होता तो कहानी ऐसे होती। इसमें सस्पेंसर सेल में क्या होता? सस्पेंसर सेल में माइटोसिस होता और 6 से 10 सेल वाला क्या बनता? सस्पेंसर बनता। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता है। और यहां पर क्या देख रहे हो? यहां पर 2 बार वर्टिकल माइटोसिस हुआ और ये 4 बन गए, और फिर एक ट्रांसवर्स हुआ तो 8 सेल बन गए, यानी पहले क्वाड्रेंट और ऑक्टेंट। अब देखिए जब इतनी बात याद हो गई तो अब मैं आपको लिए चलता हूं कहां कि मोनोकॉट में क्या होता। मोनोकॉट में क्या हुआ कि पहले जाइगोट एक सेल का था,
पहले जायगोट एक सेल का था, ये 2n। ट्रांसवर्स माइटोसिस हुआ, 2 सेल के बने, ये बड़ा सेल और ये छोटा सेल। इसका नाम बेसल या सस्पेंसर, इसका नाम एम्ब्रायनल या टर्मिनल। अब क्या हुआ, ये सेल कहता है, सस्पेंसर सेल कहता है या बेसल सेल कहता है कि मैं माइटोसिस नहीं करूंगा। किसमें, मोनोकॉट की बात कर रहा हूं। कहता है मैं माइटोसिस नहीं करूंगा, मैं 6 से 10 सेल वाला सस्पेंसर नहीं बनाऊंगा, मैं 1 सेल वाला ही सस्पेंसर बन के रहूंगा। और मित्रों ये क्या है, ये सस्पेंसर सेल थोड़ा बड़ा हो गया और बड़ा होकर के इसी का नाम हो गया सस्पेंसर। सस्पेंसर सेल का नाम क्या हो गया, सस्पेंसर सेल। अब किसमें बदल गया, सस्पेंसर में। कितना सेल वाला, 1 ही सेल वाला। क्या आगे कोई माइटोसिस हुआ ना, काम समाप्त। ओहो, क्या अंतर हुआ आपको समझ आ गया हो। दूसरी बात, अब इसका खेला मेला होगा टर्मिनल सेल का। अब देखिए अगला अंतर क्या है, वहां पर टर्मिनल सेल या एम्ब्रायनल सेल में पहला बार क्या हुआ, वर्टिकल माइटोसिस। दूसरे बार भी क्या हुआ, वर्टिकल माइटोसिस। 2 बार वर्टिकल माइटोसिस। लेकिन इसमें क्या होगा, पहली बार क्या होता है, ट्रांसवर्स माइटोसिस। और ये कितने कैसे हो जाएंगे, मान लो इसको हम हरा से बना दें और ऊपर में ये ब्लू सेल था, अब ये ब्लू सेल 2 सेल में, ये 2 सेल में टूट गया, एक और ये अपर और ये लोअर, ये अपर और ये लोअर। यानी एक बार ट्रांसवर्स माइटोसिस हुआ, जबकि डायकॉट में वर्टिकल माइटोसिस होता था। अगर ध्यान से सोचिएगा तो याद हो गया, एम्ब्रायनल सेल में पहला माइटोसिस मोनोकॉट में ट्रांसवर्स होगा, वहां वर्टिकल हुआ था। और यही दोनों सेल मिलकर के पूरा एम्ब्रायो बना देता है। यही दोनों सेल मिलकर के पूरा मोनोकॉट का एम्ब्रायो बना दिया। यानी एस्क्यूटेलम, एपिब्लास्ट, एम्ब्रायनल एक्सिस के सारा पार्ट, प्लूम्यूल, कोलियोप्टाइल, रेडिकल, रूट कैप एंड कोलियोराइजा, each and everything of the monocot embryo is formed by both these cells। क्या मेरी बात समझ में आई? लेकिन वहां पर कुछ याद कीजिए, देखते हैं किसको याद है। डायकॉट एम्ब्रायो में रेडिकल का सबसे लास्ट वाला पार्ट अगर हम नहीं भी बताए होंगे कल, तो आज सुन लीजिएगा और कल बताए हम, मुझे जहां तक ख्याल है कल हम बताए। रेडिकल का सबसे नीचे वाला पार्ट किससे बनता है, हाइपोफाइसिस सेल से। क्या बात करते हैं, कौन हाइपोफाइसिस सेल? अब तुम्हें याद ही नहीं है कि हाइपोफाइसिस सेल कौन था। अब मैं आपको याद दिलाता हूं, सस्पेंसर में 8 सेल हमने बनाया, नीचे वाले का हॉस्टलाया और सबसे ऊपर वाले का नाम क्या हुआ, हाइपोफाइसिस। जबकि पूरा एम्ब्रायो यही बनाता है, एम्ब्रायनल सेल ही पूरा एम्ब्रायो बनाया था। हमने आपको बोला था ऊपर वाले को एपीबेसल 4 सेल को, नीचे वाले को हाइपोबेसल। एपीबेसल से क्या क्या बनता, 2 कोटिल्डन, एपिकोटाइल एंड प्लूम्यूल। एपिकोटाइल, प्लूम्यूल और 2 कोटिल्डन, और इससे क्या बना, हाइपोकोटाइल और रेडिकल। हाइपोकोटाइल और रेडिकल यानी लगभग पूरा एम्ब्रायो इससे बन गया, यानी इससे बन गया। लेकिन रेडिकल का सबसे नीचे वाला हिस्सा, टिप ऑफ द रेडिकल, वो किसने बनाया, उसमें ये भी हिस्सा ले लिया। वाह, सस्पेंसर का सबसे ऊपरी सेल जिसे हाइपोफाइसिस कहते हैं, वो भी हिस्सा ले लिया था। थोड़ा सा दाग लग गया कि थोड़ा सा हम भी तो बनाए हैं। लेकिन मोनोकॉट में कहता है, ये सेल एम्ब्रायनल सेल कहता है या टर्मिनल सेल कि पूरा का पूरा एम्ब्रायो मैं खुद बनाता हूं, नॉट अ सिंगल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द सस्पेंसर। सस्पेंसर का कोई कंट्रीब्यूशन है ही। तो ये भी अंतर हुआ, तो हो तो गया। अब मैं अंतर बोल रहा हूं, नो नीड टू राइट एनी पॉइंट्स अबाउट दिस डिफरेंसेस। मतलब क्या, सिर्फ मैं बोल देता हूं। पहला अंतर, सुपर जो सबसे लॉलीपॉप अंतर क्या है, आसान अंतर क्या है, यहाँ 2 कोटिल्डन होंगे, यहाँ 1 ही कोटिल्डन होंगे।
काम समाप्त। दूसरा अंतर, यहां सस्पेंसर 6 से 10 सेल का बना होगा, यहां सस्पेंसर एक ही सेल का बना होगा। वाह। तीसरा अंतर, एम्ब्रायनल सेल या टर्मिनल सेल में पहले क्या होता है, वर्टिकल माइटोसिस, लेकिन मोनोकॉट में टर्मिनल या एम्ब्रायनल सेल में क्या होता है बेटा, फर्स्ट ट्रांसवर्स माइटोसिस। वाह, मजा आ गया सर। और चौथा और लास्ट अंतर, मोनोकॉट में पहले क्या लिखोगे, होल पार्ट ऑफ द एम्ब्रायो इज फॉर्म्ड बाय एम्ब्रायनल सेल और टर्मिनल सेल, बट यहां क्या बोलोगे कि होल पार्ट ऑफ एम्ब्रायो इज मेड अप ऑफ टर्मिनल सेल, एम्ब्रायल सेल, एक्सेप्ट द टिप ऑफ द रेडिकल which is formed by hypophysis of सस्पेंसर। दाग लग गया, बदनाम हो गया, काहे तुम बनाने दिया, वो भी हम ही लोग बना लेते। आज बोलता है ना कि हम भी बनाए। तो मेरे मित्रों, अब आपको समझ में आएगा डाइकॉट और मोनोकॉट एम्ब्रायो में क्या डिफरेंसेस है। इस तरह से आपने मोनोकॉट एम्ब्रायो के बारे में पढ़ा। मित्रों, मैं आपको एक चीज और बताऊंगा कि मोनोकॉट एम्ब्रायो को मोनोकॉट एम्ब्रायो में एक फिगर मैं बताऊंगा आपको। देखिए, अगर ये आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है तो आप इस फोटो को ले सकते हैं। यहां भी एक फोटो है और कुछ ज्यादा क्लियरिटी, इस फोटो को देखिए। ये आपके एनसीईआरटी में दिया है। इस फोटो को देखिए। ये जो आप देख रहे हैं, ऊपर वाले को तत्काल भूल जाइए, ऊपर वाले को भूल जाना बेटा, यहां तक दे। ये क्या है, ये जो आप देख रहे हो ना, ये क्या है, कॉटिल्डन। ये क्या है, कॉटिल्डन, एक ही कॉटिल्डन, क्योंकि मोनोकॉट का फोटो है। सर ऐसा क्यों हो गया? अरे भैया, मोनोकॉट सीट कोई जरूरी है कि एक ही तरह के होते हैं। जो आप हमने जो बनाया वो रिप्रेजेंटेटिव था, मैक्सिमम वैसा ही होता है, आप वहां समझ लिए। इसमें क्या है, इसमें इंडोडर्मिस इतना बचा हुआ है, इसीलिए सीट का शेप ऐसा हो गया, कुछ ऐसा अलग टाइप का। तो ये एस्कुटेलम, बाकी ये तुम सब जान ही रहे हो। दिस इज द एम्ब्रायनल एक्सिस। ये क्या हो गया, कॉलियोप्टाइल। ये क्या हो गया, प्लूम्यूल। प्लूम्यूल के ढक्कन को कॉलियोप्टाइल कहते हैं। दिस इज रेडिकिल। रेडिकिल के ढक्कन को क्या कहते हैं, कोलियोराइडा। वही सब बात तो यहाँ भी है। और ये क्या है, एस्कुटेलम। बाकी अंतर यही है कि यहाँ पर ये क्या बना दिया, ये जो अंदर ये क्या है, ये इंडोस्पर्म है। मैंने आपको बोला था कि सभी सीड, जब सीड कोई भी शुरुआती में सीड होता है तो सभी सीड में क्या होते हैं, इंडोस्पर्म होते हैं। लेकिन इंडोस्पर्म अपने जीवन की, अपने बॉडी की कुर्बानी दे देती है एम्ब्रायो को लालन पालन करने में, एम्ब्रायो को न्यूट्रिशन देने में। इंडोस्पर्म के सारे सेल कुर्बानियां दे देती है। तो कुछ कभी कभी क्या होता है, सारे इंडोस्पर्म मर गए, किसी सीड में कुछ भी नहीं बचता, और ऐसे सीड को नॉन इंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। लेकिन किसी सीड में थोड़ा इंडोस्पर्म बच जाता है खिलाने पिलाने के बाद, तो कुछ इंडोस्पर्म बच गया, उसे इंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। वही इंडोस्पर्म यहाँ दिखाया है। और इस इंडोस्पर्म को कौन घेरे हुए, इंडोस्पर्म ये जो घेरे हुए, ये जो ऐसे करके बना हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, एल्यूरोन लेयर। इसको क्या बोलते हैं, एल्यूरोन लेयर। ये प्रोटीन के बने होते हैं, एल्यूरोन। बाकी अब जो आप बाहर से देख रहे हो, ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सीड कोट। सीड के ऊपर क्या होते हैं, सीड कोट। और सीड कोट के बारे में तो आप सुने, सीड कोट के बारे में सुने हैं, टेस्टा टेगमेन वगैरह सुने थे। सीड कोट के 2 पार्ट होते हैं, आगे फिर बताऊंगा। तो मित्रों इस तरह से, और यहाँ पर एक चीज लिख दिया, फ्रूट बॉल। ये फ्रूट बॉल भी इसमें सटा होता है। फ्रूट बॉल और सीड के कोट इस तरह सटे होते हैं कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन द फ्रूट वॉल एंड सीड कोट। दोनों आपस में मोनोकॉट के कंडीशन में चिपके रहते हैं।
इसलिए लिखा सीड कोट एंड फ्रूट बॉल। मित्रों इस पर उतना दिमाग नहीं लगाना, दिमाग ये लगाना था कि एकदम मोनोकॉट है, स्कूटेलम है, ये एम्ब्रायनल एक्सिस है और ये इंडोस्पर्मिक है, इसलिए इंडोस्पर्मिक मशीन क्या है और ये एल्यूरॉन। एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है कि ये डायग्राम बना देगा, एग्जाम में क्या फोटो आएगा, जो अभी मैं आपको एक फोटो बना के दिखाया था, ऐसा वाला दिखाए थे ना, उससे पूछेगा ये क्या है, ए, इसका नाम बी क्या है। उसी तरह से यहां पूछेगा, इसको मिटा देगा, इसको रख दिया मिटा दिया, लिख देगा एक्स, एक्स क्या है, इसको मिटा देगा, इसी फोटो को, एनसीईआरटी के इसी फोटो को मिनिमाइज करके ले लेगा एग्जामिनेशन हॉल के क्वेश्चन में, और यहां लिख देगा वाई, लिखेगा आइडेंटिफाई द एक्स एंड वाई, आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई। एक्स क्या है, यू हैव टू रिप्लाई एक्स क्या है, इंडोस्पर्म, वाई क्या है, एल्यूरॉन लेयर, वाई क्या है, एल्यूरॉन लेयर। तो बाकी ऊपर में अगर इसको बना देता है कुछ, अगर जेड, इसको जेड बना दिया तो बोलना दिस इज द सीड कोट विथ फ्रूट वॉल, सीड कोट विथ फ्रूट वॉल, और ये सब तो आपको याद हुई। तो मित्रों इस तरह से एग्जाम में पूछा सकता है। ये भी है, बात दिखाया, ये भी इंडोस्पर्मिक सीड है, ऊपर से सब कोट है, ये इंडोस्पर्म है, ये एम्ब्रायो है। चलिए, तो मेनली मुझे ये बताना था, ये भी आप सिर्फ फोटो पे एक नजर देख सकते हैं, इसे एम्ब्रायो कहते हैं, इसे इंडोस्पर्म कहते हैं। चलिए इस पर कोई जोर मुझे नहीं देना। चलो आपने देख लिया। अगर मक्के के बारे में लिखना है, ये मक्के का सीड है, कॉर्न जो कर्नल बोलते हैं, मक्के का सीड है। ये क्या है, सीड कोट, पीला वाला क्या है, सीड कोट। ये क्या है, इंडोस्पर्म, और ये पूरा क्या है, ये पूरा क्या है, एम्ब्रायो। ये पूरा क्या है, एम्ब्रायो। तो अगर चूंकि मक्के के सीड पर कोई क्वेश्चन आएगा तो लीजिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं कहां पर, इस तरह से आपने मोनोकॉट एम्ब्रायो के बारे में पूरा मोनोकॉट एम्ब्रायो के बारे में पढ़ लिया। इट इज द डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रायो। मोनोकॉट एम्ब्रायो में कहीं से भी कोई क्वेश्चन आएगा तुरंत बन जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। अब आपको मैं लिए चलता हूं, अब आपको मैं लिए चलता हूं सीड की तरफ। यानी अब हमारे पास मात्र 2 मिनट टाइम बचा, 2 मिनट। इस 2 मिनट में मैं सीड को पढ़ाने जा रहा हूं। सीड के बारे में तो आप अच्छे से पढ़ चुके हैं, लेकिन उसको हम रिमाइंड कर देते हैं सीड पर, कि सीड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सीड में क्या क्या होते हैं। सब तो आपको पढ़ा दिया शुरू में ही कि सीड में क्या होते हैं, सीड में क्या होते हैं, सीड बनता कैसे, यानी राइपेंड, इसको हम लोग ऐसे देते हैं, राइपेंड ओव्यूल इज कॉल्ड। अगर कोई पूछेगा सीड का डेफिनेशन क्या है, राइपेंड ओव्यूल इज कॉल्ड सीड। राइपेंड ओव्यूल यानी मैच्योर ओव्यूल। क्या राइपेंड ओव्यूल मतलब क्या होता है, पका हुआ ओव्यूल का हिंदी मतलब क्या हुआ, जस्ट आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, जो आपको मैंने पढ़ाया था डबल फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता था कि फर्टिलाइजेशन में क्या बनते थे, एग सेल इज कन्वर्टेड इनटू द जाइगोट एंड सेंट्रल सेल इज कन्वर्टेड इनटू पीईसी। पीईसी बाद में इंडोस्पर्म बन गया और जाइगोट बन गया बाद में एम्ब्रायो। तो मेरे मित्रों कहा जाता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल बन जाता है सीड, और ओवरी बन जाता है फ्रूट वॉल। ओवरी बन जाते हैं फ्रूट वॉल और ओव्यूल बन जाते हैं सीड। तो मित्रों ये सीड के बारे में चर्चा जो होगी वो कल होगी, कि सीड कैसे कैसे होता है। सबसे पहले सीड का डेफिनेशन आपने लिख दिया, कल मैं बताऊंगा टाइप्स ऑफ सीड, कल मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ सीड्स। अभी टाइम है टाइप्स ऑफ सीड। तो चलिए, और आप लोग को हम पहले मैं सूचना दे दूं कि आज हो गया 26 तारीख, 26 तारीख, 30 तारीख, 31 तारीख की रात में आप लोग फिर से बुकिंग कर लीजिएगा, और जून का पैसा आपको वीडियो टॉक्स ऐप पर ही लगेगा, उस पर आप दे पाएंगे तभी आप ऐप पर